I warmly welcome you all to yet another session of our UGC NET course on paper 1, right? And we will be moving forward with the Post Independence Commission. हमारी कल की क्लास में कवर हो गई थी, right? हम लोग ने लास्ट जो टॉपिक लीव करा था दैट वाज रिलेटेड टिल साक्षर भारत, ये कुछ अभियान एंड एवरीथिंग हम लोग ने कवर करी थी. कहाँ हो गया ये, चलिए ठीक है. सो दीज वर सेवरल थिंग्स दैट वी कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर एंड बिफोर वी डायरेक्टली जंप ऑन टू समथिंग न्यू, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, आई वुड वांट यू ऑल टू नो दैट हम लोग कुछ जो इंस्टीट्यूशंस में आपको बता रही थी विद देयर एस्टैब्लिश्ड ईयर्स एंड एवरीथिंग, हम उनके नाम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपके पेपर्स में. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है. चलिए, तो year established and name of the institution. नंबर 1 हमारा है 1817 हिंदू कॉलेज, जिसको आजकल प्रेसिडेंसी कॉलेज बोला जाता है. हिंदू कॉलेज कोलकाता. Number 2 we have 1830, that is Scottish Church College. ठीक है, स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता. Then we again have 1857. इसमें 3 यूनिवर्सिटीज आपको पता ही हैं, जो मैंने आपको बताई थी वुड्स डिस्पैच की रिकमेंडेशंस के ऊपर. 3 यूनिवर्सिटीज ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास. 3 प्रेसिडेंसीज की 3 यूनिवर्सिटीज ओपन हुई थी 1857. Then we have 1869 Saint Xavier College, Saint Xavier's College, Mumbai. Moving on to 1875. Anglo Mohammedan Oriental College, which was renamed, this we have done, renamed to Aligarh Muslim University. किस ईयर में?
1920, right? Then we have 1875 में ही, मैं थोड़ा ऊपर करती जा रही हूँ स्क्रीन को, बाद में नीचे कर दूंगी। 1875 में मायो कॉलेज अजमेर, then we have 1882 पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाब विद एन ए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। 1887 यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यही आया था ऑड वन आउट में जब पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1857, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वाज एन ऑड वन आउट, ठीक है, बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1887 में। देन वी हैव 1916, we have 1916 बहुत, 1 मिनट और रुक जाइए बस। 1821, यहाँ पे ना कुछ और एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको, थोड़ा और भी हैं जो नए एडिशंस करने हैं, इस वजह से ये आपके रीसेंट पेपर्स में आए थे। रुक जाओ, साथ के साथ ही कर लेंगे। एटीन 21 में आपका पूना कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था, जिसको संस्कृत कॉलेज भी बोला जाता था। पूना कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड विच वॉज नोन एज संस्कृत कॉलेज या डेक्कन कॉलेज, ऑल्सो नोन एज संस्कृत कॉलेज या डेक्कन कॉलेज, ये भी नाम थे इसके, ठीक है। देन वी हैव 1817 में हिंदू कॉलेज हो गया, एंड बिशप कॉलेज 1820, तो इसके ऊपर बिशप कॉलेज भी आएगा। अभी रुक जाओ, ये ना क्वेश्चन पेपर मेरे पास सीधा पड़ा है, उसके हिसाब से भी मैं करवा रही हूँ तुम लोग को, तो अलॉन्ग विद दैट मैनेज करके, चाहे रफ में लिख लो, अभी बाद में फेयर कर लेना। 1820 बिशप कॉलेज, ठीक है। देन वी हैव स्कॉटिश कॉलेज, तो 1830 में हो गया। 1820 21 पूना कॉलेज हो गया, ठीक है। सो ठीक है, अब आ जाते हैं हम 1887 तक पहुंच गए थे। देन वी मूव टू 1916 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दो कॉलेजेस हुए थे इस टाइम पे, एक तो हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, एंड सेकेंड वन वॉज SNDT यूनिवर्सिटी, SNDT यूनिवर्सिटी और कॉलेज। दिस वन वॉज द फर्स्ट कॉलेज जिसमें से विमेन ग्रेजुएट करके निकली थी, ठीक है। सो दैट इज देयर। देन वी हैव, कौन है भाई, लेट मी जस्ट टर्न द इंटरनेट ऑफ, ठीक है। देन वी हैव 1917 पटना कॉलेज, दोनों एस्टैब्लिश हुए थे। देन वी हैव 1917 we have Patna College, Patna University है। देन 1917 के बाद वी हैव उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1918,
ये आपके पटना उस्मानिया SNDT, ये रीसेंट जो 2024 जून का पेपर था जो लीक हो गया था, उसमें क्वेश्चन आया था। देन वी हैव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, रीनेम कर दिया गया 1920 में, ठीक है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन वी हैव नागपुर, नागपुर की अगर हम बात करते हैं, नागपुर कॉलेज यूनिवर्सिटी 1923, तो इसके पहले हमारे पास 1922 का दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाता है, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखते हैं 1922, यहाँ पे वैसे लिख लो 1920 AMU रीनेम्ड, ठीक है, ऐसे ही अपने फैक्ट के लिए। देन 1922 में हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया। देन 1923 नागपुर, 1923, and then 1956 Lady Shri Ram College for Women, 1956, DU से affiliated, ठीक है। So this is a list of important institutions with their years of establishment. All right, so note it down, time लो, note down करो। इतने में मैं I'll just take my medicine. ठीक है, चलिए अब आज आगे बढ़ते हैं with National Education Policy 2020. Today's class will be dealing with the same National Education Policy 2020. सबसे पहला जो अगर आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलती है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपकी MHRD थी, which was famously known as Ministry of Human Resource and Development, it was renamed to Ministry of Education, MOE. तो आपको अब कहीं भी क्वेश्चन पेपर पे कहीं पे भी MHRD दिखा हुआ मिले, बुक्स एक्सेट्रा पे, यानी आर्टिकल्स यू आर रीडिंग, इट इज रेफरिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओनली, ठीक है। तो दिस वॉज पॉलिसी, पहले हमारी दो पॉलिसीज आई जैसे कि हमने देखा 1968 एंड 86, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। सेकेंड वन वाज बेसिकली फॉर एक्सेस एंड इक्विटी। दिस पर्टिकुलर पॉलिसी मेजरली फोकस्ड ऑन फ्रॉम एक्सेस एंड इक्विटी, जो कि 1986 की पॉलिसी का मेन एम था। इसका मेन एम क्या है, अगर हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन एम है, शायद मैंने बताया भी हुआ आपको, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन की एजुकेशन जो है वो एक लेवल की होनी चाहिए विच विल लीड द कंट्री, द स्टूडेंट्स ऑल्सो टू गो एंड राइज बियॉन्ड जो ग्लोबल लेवल्स हैं उस पर भी जाना है, ठीक है, अपनी रिसर्च को लेके, अपनी जो भी थॉट प्रोसेसेस हैं, जो बच्चे इनोवेशन करना चाहते हैं, इफ दे हैव इंटरेस्ट इन वन फील्ड, अदर फील्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो दिस इज रिलेटेड टू द सेम।
ठीक है. सो इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी जो थी, इट वाज ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर कस्तूरी रंगन. ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है to note down. It is really very important for you all to understand that this policy was drafted Kasturi Rangan, and the report was submitted on 31st May 2019. ठीक है. एंड जिस कमिटी में ही वॉज देयर, दिस कमिटी को चेयर भी उन्होंने करा था. देयर वर 12 मेंबर्स in the committee that was being chaired for this policy under डॉक्टर कस्तूरी रंगन. सो ये पॉइंट जो है आपका सेवरल वेज से इम्पॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है. दैट हु वाज द पर्सन हु ड्राफ्टेड दिस पर्टिकुलर कमिटी, दिस पर्टिकुलर पॉलिसी. अब कुछ मेजर चेंजेस की अगर हम बात करें तो पहला चेंज मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि MHRD को रीनेम करके MOE में कन्वर्ट कर दिया गया है. ठीक है. सो व्हाट वर द major changes that one could see with regards to the policy. ठीक है. MHRD मैंने बोला आपको, उसको रीनेम करके MOE कर दिया गया. दिस वाज द फर्स्ट चेंज. सेकेंड चेंज दैट केम वाज दैट ये बोला गया कि इंडिया की जो GDP है, इंडियाज GDP, ठीक है, GDP जो है उसका इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कितने परसेंटेज होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन शुड बी हाउ मच परसेंटेज, शुड बी 1.6% से 6% इंक्रीज कर देना चाहिए. दिस वाज द सेकेंड दिस वाज द सेकेंड रिकमेंडेशन. एंड ग्रोस इनरोलमेंट रेशो. अच्छा, ग्रोस GER stands for, it stands for gross enrollment ratio. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो का मतलब क्या होता है. अगर मैं आपको बताऊं तो यही जून वाला जो पेपर मेरे पास पड़ा है अभी, इसी में भी एक क्वेश्चन आया था कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो अगर हम बात करते हैं, measures the number of students enrolled in higher education as a percent. ये लिखो, ये डेफिनेशन यही लिख लो. ग्रोस एनरोलमेंट रेशो होती क्या है? ग्रोस एनरोलमेंट रेशो मीन्स the number of students enrolled in higher education. I am writing HE means higher education, as a percentage of the eligible population aged between 18 to 23 years. ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे एजेस दी हुई थी कि 12 to 15, 16 to 17, ऐसे ऐसे करके. तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो के कितने बच्चे, कितने लड़के लड़कियां जो है हायर एजुकेशन में इनरोल हुए हैं, स्कूल्स में एडमिशन ली है, कितनी एज से कितनी एज के बीच में, 18 से 23 साल के वर्ष की उम्र में उन्होंने किस किस ने जो है दे हैव एनरोल्ड देयर ओन सेल्स इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन. ठीक है. सो इसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की रेशो को देखा जाता है, मेल फीमेल की रेशो को देखा जाता है. तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो की बात करेगी कि इट शुड बी इंक्रीज्ड. इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो शुड बी इंक्रीज्ड बाय 50% बाय द ईयर 2035. प्लीज बच्चे, इंक्रीज्ड बाय 50% बाय द ईयर 2035 तक जो है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जो है वो इतनी बढ़ जानी चाहिए, यानी कि 50% इंक्रीज होना चाहिए 2035 तक.
लड़का लड़की की इनरोलमेंट का हायर एजुकेशन की फील्ड में। ठीक है, दिस वाज द चेंज। नाउ कमिंग टू, पहले ये नोट डाउन करो, देयर वर सेवरल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एज वेल। व्हाट वर दोस चेंजेस? Let's note down. स्कूल एजुकेशन में क्या कराया जाएगा? बच्चों को कोडिंग पढ़ाई जाएगी। कोडिंग शुड बी टॉट फ्रॉम क्लास 6th। एंड ये आइडिया कहाँ से दे टुक दिस पर्टिकुलर आइडिया फ्रॉम चाइना। चाइना से ये आइडिया लिया था। तो इधर मैं वो चीज़ें लिख रही हूँ जो जहाँ से उन्होंने वो आइडिया इंस्पायर हुए हैं। देन मदर टंग जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन MOI होना चाहिए। ठीक है, टिल क्लास 5th। ये कहाँ से लिया? दिस दे टुक द इंस्पिरेशन फ्रॉम यूरोपियन लोकल लैंग्वेज एडवांटेज। यूरोप से ये इंस्पिरेशन ली। ठीक है, नंबर 3 ये बोला गया कि 360 डिग्री जो है कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड बनेगा। What do we mean by that? What do we mean by 360 degree comprehensive report card? 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड बनेगा, मतलब कि बच्चे की ना सिर्फ एकेडमिक्स को अप्रिशिएट या एकेडमिक्स को वो किया जाएगा, असेस किया जाएगा, बट ऑल्सो हाउ मच इनरोल्ड दैट पर्सन इज इन को करिकुलर एक्टिविटीज, डिबेट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो बच्चे की एकेडमिक प्रोग्रेस, बच्चे का प्रैक्टिकल, और उसके साथ साथ बच्चे का को करिकुलर एक्टिविटीज, इन सब में जो है वो बनेगा। इन सब को मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट कार्ड क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो दिस मीन्स 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड, जिसमें आप बच्चे की स्किल्स और कैपेबिलिटीज दोनों को जज करोगे। ठीक है, एंड वोकेशनल एजुकेशन यानी बच्चों को थोड़ा इंटर्नशिप्स वगैरह देना शुरू कर देना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6th with internships। ठीक है, 6वीं क्लास से बच्चे किसी भी फील्ड में इफ दे आर गुड एट, वो उसमें अगर करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें इंटर्नशिप्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं। दीज वर चेंजेस इन स्कूल एजुकेशन, माइंड यू, स्कूल एजुकेशन। ऑल राइट, then we move forward to what were the changes in higher education. There will be a single regulatory body for higher education। क्योंकि पहले क्या था, हम लोग को देखने के लिए मिल रहा था कि UGC अलग है, AICT अलग है, ये सारी, तो हायर एजुकेशन के अलग अलग प्रोग्राम को रेगुलेट करने के लिए देयर वर डिफरेंट बॉडीज। नाउ दिस पॉलिसी सजेस्टेड दैट देयर शुड बी सिंगल रेगुलेटरी बॉडी जो इन सभी
के स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स को रेगुलेट करना चाहिए जिसको, ठीक है, एक्सक्लूडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, ठीक है, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के एमफिल जो है शुड बी डिसकंटिन्यूड, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी गिवन टू चूज सब्जेक्ट्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू choose subjects should be given, and GDP investment in higher education, again वही जो जितनी बोली थी, GDP इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट होगी, 6%, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जो है वो 50% है बाय 2035, ऑल राइट, नोट डाउन. There were several changes for teachers as well. टीचर्स के लिए क्या चेंजेस आए? टीचर्स के लिए नंबर 1, देयर शुड बी अ नेशनल curriculum framework for teacher education as well. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक डॉक्यूमेंट होता है, इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ हाउ एजुकेशन इन इंडिया शुड बी मूविंग फॉरवर्ड, क्या करिकुलम में चेंजेस एक्सेट्रा, हर ये जो है एनसीएफ 2005 वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, इवन दो हर एक साल पे नए नए एनसीएफ आते रहे, बट 2005 हैज बीन रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो उसी तरीके से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 में लॉन्च किया गया, एंड ये भी बोला गया दैट बाय 2030 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग शुड बी 4 year integrated B.Ed. 4-year integrated B.Ed should be the minimum qualification by the year 2030. Other changes, नंबर 1 हमें देखने के लिए मिलता है जो अंडरग्रेड यूजी के जो कोर्सेज है, यूजी की डिग्री का स्ट्रक्चर 3 to 4 years रहेगा, ठीक है, and multiple entry exit options. We will be discussing about these things. Multiple entry exit. मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है. क्या हो रहा है? नो हार्ड separations between सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम्स, मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल वाली वो नहीं रहेगी अब,
एंड द स्ट्रक्चर फ्रॉम 10+2+3 जो कोठारी कमीशन ने बोला था, अब स्ट्रक्चर जो नया आएगा, द नया स्ट्रक्चर वुड बी 5+3+3+4. This should be the new academic structure मतलब this would be the new academic pedagogical structure. I'll show you how, but first of all इन चीजों को नोट डाउन करो. यहाँ पे दिखाती हूँ, समझाती हूँ. यहाँ पे देखेंगे पहले. This was your previous academic structure which moved more like 10+2+3. इसमें आपकी जो फाउंडेशनल स्टेज थी, इट वॉज नॉट एनीवेयर, सो इट जनरली स्टार्टेड फ्रॉम दिस एज, दैट इज क्लास 1 से शुरू होके 1 to 10 एंड 11th एंड 12th क्लास. ठीक है, सो ये आपकी क्लास 1 to 10 होती थी एंड ये आपकी क्लास 11th एंड 12th. ठीक है, दिस वॉज द प्रीवियस स्ट्रक्चर. ये भी पूछा गया है कि कहाँ से चेंज हुआ है, कोठारी कमीशन से. इट हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड फ्रॉम 10+2+3 जो 3 years बैचलर्स डिग्री थे, उससे चेंज करके इसको ये कर दिया गया. अभी स्कूल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू गाइस कैन सी दैट द फाउंडेशनल स्टेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 chunks, 3 years ऑफ आंगनवाड़ी एंड 2 years ऑफ क्लास 1 and 2. इनको फाउंडेशनल, तो आपका जो एनईपी अब डिवाइड हुआ, अब आपकी आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, नर्सरी, किंडरगार्टन को भी डिस्कस कह रही हूँ, किया जाने लगा कि इट इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिकॉज दे फॉर्म द फाउंडेशनल स्टेज ऑफ योर डेली लाइफ और योर बिगिनिंग. ठीक है, तो फाउंडेशनल लेवल में आप प्ले या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएंगे बच्चों को. ठीक है, फिर आ जाता है आपका प्रेपरेटरी स्टेज, जो ये ऊपर आ रहा है, प्रेपरेटरी स्टेज. दिस इज योर प्रेपरेटरी स्टेज. प्रेपरेटरी स्टेज में क्लास 3 to 5, क्लास नंबर 3 to 5 जो बच्चे हैं, तीसरी कक्षा से लेके 5वीं तक के हमारे प्रेपरेटरी में आ जाएंगे. मिडिल में 6 to 8 एंड 9 to 12 इन द सेकेंडरी. वो अच्छा, अब प्रेपरेटरी स्टेज में प्ले भी कराया जाएगा, खिलाया जाएगा बच्चों को, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी. मिडल स्टेज जो होगी क्लास 6 to 8, उसमें बच्चों को एक्सपीरियंसेस से सीख के एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी हो सकती है. मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज होगा. सेकेंडरी स्टेज जो होगा, इसमें ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट की चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स होगी.
स्टूडेंट की चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स होगी कि जो भी सब्जेक्ट वो चूज करना चाहता है। स्ट्रीम्स वाला किस्सा जो खत्म हो गया कंप्लीटली कि अब ह्यूमैनिटीज आर्ट्स ये वो सारी चीजें, दिस इज सपोजिटली समवेयर और द अदर एंडेड। ठीक है, तो ये पेडागोजिकल स्ट्रक्चर पुराना था, न्यू ये बना, न्यू का डिस्क्रिप्टिव वहां पे लिखा है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे ही दिया है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, व्हिच सेज कि मल्टीपल आओ नोट पे वापस, यहाँ पे देखो, अब बच्चों को ऑप्शन दे दिया गया कि आप मान लेते हैं, लेट्स जस्ट से यू हैव एनरोल्ड इन योर फर्स्ट, आपने बैचलर्स में एनरोल करा एंड ड्यू टू सेवरल रीजंस आपको बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में ही अपनी स्टडी जो है वो रोक के आगे बढ़ना पड़ा, यानी इन द सेंस यू आर सपोज लेट्स जैसे घर पे कोई बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, किन्हीं कारणों की वजह से आपको अपनी स्टडी रोकनी पड़ी, आपने बैचलर्स के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे दिए थे। सो व्हाट यू गाइज विल डू हियर इज कि आपकी मल्टीपल एग्जिट हो सकती है, मल्टीपल एंट्री हो सकती है। मतलब जैसे कि अब आपने छोड़ दिया 1 साल, तो आपको 1 साल की डिग्री मिल जाएगी विच विल बी नोन एज योर 1 ईयर सर्टिफिकेट डिग्री। ठीक है, 1 साल वाली सर्टिफिकेट वाली डिग्री आपको मिल जाएगी विच विल बी नोन एज योर 1 ईयर सर्टिफिकेट। ठीक है, अब मान लेते हैं आफ्टर 2 इयर्स यू वांट टू डू बैचलर्स अगेन, आपको है कि नहीं मैंने जो बैचलर्स छोड़ी थी मुझे दोबारा वो कवर करनी है, मुझे आगे फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं वो बैचलर्स जो है उसको करूंगा। अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे आपके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन लेके आ गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपने 1 साल कर लिया था, 2 साल बाद मेरा मन किया कि मुझे फिर एजुकेशन लेनी है, तो मैं दोबारा से फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स और फर्स्ट ईयर की क्लासेस नहीं लगाऊंगी, आई विल रिज्यूम फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट ऑफ, which means that I'll be admitted to the second year, मेरी एडमिशन जो होगी वो सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री में होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग दैट आई ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड, मैं उसके एग्जाम्स भी दे चुका या दे चुकी हूँ। अगर आप 2 साल के बाद आप छोड़ते हो, 2 साल करने के बाद तो 2 ईयर का एडवांस डिप्लोमा की आपको डिग्री मिल जाएगी कि हाँ इस बंदे ने 2 साल का बैचलर्स डिग्री कर लिया, उसका एडवांस डिप्लोमा है, बट उसको एडवांस डिप्लोमा की डिग्री बोला जाएगा। ठीक है, अब आपने ये कर लिया, अब आप थर्ड ईयर का रह गया था आपका अकेला प्रोग्राम। नाउ आफ्टर 1 ईयर यू अगेन कम कि मुझे जो है बैचलर्स करनी है, आप फिर से 2 साल बैचलर्स के नहीं लगाओगे, ये जो 2 साल का एडवांस डिप्लोमा है यू विल बिगिन फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ। तो आप 2 साल का डिप्लोमा लेके आ चुके हो, यू हैव डन योर बैचलर्स फॉर 2 ईयर्स ऑलरेडी, सो यू विल गेट एनरोल्ड इन द थर्ड ईयर, जो आपका 3 ईयर्स के बाद आपको उसकी की बैचलर्स डिग्री बन जाएगी। ठीक है, और 4 ईयर्स की बैचलर डिग्री विद रिसर्च होती है, ये यूजुअली आपके टेक वगैरह की फील्ड में होता है, इंजीनियरिंग वगैरह की फील्ड में होता है, वहां पे 4 ईयर की बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च हो जाती है। ठीक है, तो आपको अब पता कैसे चलेगा कि आप 1 साल तक कर चुके हो नहीं कर चुके हो? फर्स्ट यू विल गेट द डिप्लोमा एंड एवरीथिंग, प्लस आपके जो क्रेडिट्स हैं, योर क्रेडिट्स विल बी स्टोर्ड इन your credits will be stored in what is known as academic bank of credits.
इसमें आपके क्रेडिट्स जो हैं वो स्टोर हो जाएंगे। इसका मतलब आपने अगर एक साल में 12 क्रेडिट्स अर्न करें तो आपका 12 क्रेडिट्स ऑलरेडी अर्न है, आप आगे शुरू करोगे कोर्स। ठीक है, तो आपके स्टोर जो हो जाएंगे, इसको एबीसी बोला जाता है। आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में आपके क्रेडिट स्टोर हो जाएंगे, सो दैट यू कैन बिगिन फ्रॉम वेयर यू हैव लेफ्ट ऑफ। यू कैन बिगिन फ्रॉम वेयर यू हैव लेफ्ट ऑफ। ठीक है, और ये कैसे स्टोर होंगे? ये डिजिटली स्टोर्ड होंगे। आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल एटसेट्रा के साथ लिंक्ड होंगे एंड यू विल बी नोन, द अदर पर्सन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन विल नो कि हाँ इसने ये करा हुआ है, तो दे गिव यू द एडमिशन इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट, कि आप बार बार अपना कोर्स अगर किसी कारण की वजह से छोड़ते हो तो आप वहीं से रिज्यूम कर सकते हो जहां से आपने उसको छोड़ा है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दे रही है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आप लोग को एक और चीज बताना चाहती हूँ। ये आपका है एक ना, इसके साथ ही आता है, उसको बोलते हैं नेशनल क्रेडिट्स। ये अभी क्वेश्चन आया था इस बार, इसलिए करा रही हूँ। नेशनल क्रेडिट्स, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, यूजीसी। इसमें रुक जाओ, मैं बताती हूँ आपको। सर्च का ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। ओह, डू वी नॉट हैव द ऑप्शन? लेट्स जस्ट डाउनलोड इट। एक सेकंड बच्चे, देखते हैं इसको। माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ ही खोलते हैं। एक टेबल है, आई वांट यू ऑल टू नोट दैट टेबल। हाँ, ये रहा। और टेबल पे नोट डाउन क्या करना है? हाँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या चीज नोट डाउन करोगे टेबल पे? कांट आई टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम योर? ठीक है, इसको लगा सकते हैं ये। ओके, सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज योर नेशनल क्रेडिट्स फ्रेमवर्क। अब इसमें नोट डाउन क्या करना है? एनसी नेशनल क्रेडिट्स फ्रेमवर्क है ये आपका। अब ये आपको बताता है कि आपने कितने क्रेडिट्स अर्न करे एक पर्टिकुलर कोर्स के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक क्वेश्चन आया था विच वाज देयर, ये वाला क्वेश्चन आया था कि बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स रिसर्च या इंजीनियरिंग जिसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स है ना, उसमें आप कितने क्रेडिट्स अर्न करोगे? तो ये आपके लेवल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये लेवल्स याद रखने हैं। तो यू विल नोट डाउन फ्रॉम अंडरग्रेड प्रोग्राम, अंडरग्रेड सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल का मिलता है। अंडरग्रेड डिप्लोमा 2 साल का मिलता है। बैचलर्स डिग्री आपको 3 साल में मिल जाएगी। बैचलर्स डिग्री विद इंजीनियरिंग रिसर्च ऑनर्स, उसमें 4 साल, क्योंकि ऑनर्स में भी रिसर्च होती है।
ये वाले साथ में, सिर्फ बाकी टेबल्स को छोड़ दो, सिर्फ ये वाले चीजें लिखते जाओ कि 4.5 5 5.5 6 क्रेडिट 6 6.5 6 का बर्न करोगे, प्रोग्राम ड्यूरेशन 1 ईयर आफ्टर एनी बैचलर्स डिग्री। ठीक है, नंबर 1 कि पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा आप कब कर रहे हो, 3 साल की बैचलर्स डिग्री के बाद 2 इयर्स की मास्टर्स, तो वो पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा के आपको 6 मिलेंगे। पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा आफ्टर 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री तो 6.5 क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, मास्टर्स डिग्री का 6.5। ठीक है, मास्टर्स डिग्री अच्छा ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मास्टर्स डिग्री 1 ईयर है और 2 ईयर है, ये बोल दिया गया था ना, ऐसे बोला गया था कि मास्टर्स डिग्री आज वो हो जाएगी 1 साल की हो जाएगी एमए, है ना। तो ये 1 साल की एमए किनके लिए होएगी बच्चे, ये 1 साल की एमए उनके लिए होगी जिनकी बैचलर्स जो होगी वो 4 इयर्स की होएगी, और 2 इयर्स की मास्टर्स उनके लिए रहेगी जिनकी बैचलर्स जो है वो 3 इयर्स की रहेगी। तभी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया कि मास्टर्स डिग्री जिनकी 1 ईयर है उनका क्रेडिट 6.5, मास्टर्स डिग्री जिनकी 2 ईयर है 4 सेमेस्टर्स 3 साल की डिग्री के बाद उनका भी 6.5 है। बस ये डिस्टिंक्शन याद रखना जरूरी है, हर एक कोर्स पे मास्टर्स फॉर 1 डिग्री अप्लाई नहीं होता, ओनली अप्लाइज टू दैट डिग्री विच इज देयर 1 ईयर की, उसको ही मास्टर्स करने का मौका मिलेगा जिसने 4 साल बैचलर्स करी है। देन वी हैव मास्टर्स डिग्री 2 इयर्स। ठीक है, आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर्स इंजीनियरिंग डिग्री, बैचलर्स की इंजीनियरिंग डिग्री पाने के बाद आपके क्रेडिट आधे पॉइंट से बढ़ेंगे 7.0 से। ठीक है, एंड डॉक्टोरल डिग्री पे 8.0 क्रेडिट में। प्लीज नोट डाउन, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं स्क्रीन पे देखती हूँ इफ इट्स प्रॉपरली विजिबल, यू कीप ऑन नोटिंग डाउन बच्चे। और अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो जैसे मैंने अभी आपके सामने गूगल पे जाके एनसीआरएफ देखा था, यूजीसी का डाउनलोड करा था, डाउनलोड करके 6.5 सर्च कर लो, ये वाला टेबल मिल जाए तो इसको ऐसे ही नोट कर लेना होमवर्क में भी। ठीक है, एनईपी को आगे ही कल कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोग को लिखवाना चाहती हूँ, हम ग्रोस एनरोलमेंट रेशो की बात कर रहे थे। यहाँ पे ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जो अभी प्रेजेंट में जो मेजर करी गई थी, मैं उसके बारे में करंट अफेयर वाली चीज एक ये लिखवाना चाहती हूँ आप लोगों को। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ करंट अफेयर विद रिगार्ड्स टू द ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। जनवरी 2024 के हिसाब से जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है इंडिया की वो कितनी हुई है, इट हैज रीच्ड टू 28.4%। एंड ये ग्रोस एनरोलमेंट रेशो में अगर हम बात करें तो ये सबसे बढ़िया स्टेट लेवल पे कौन सा स्टेट रह रहा है और यूनियन टेरिटरी के लेवल पे कौन सी यूटी रह रही है। तो अगर हम देखें स्टेट लेवल पे जो सबसे बढ़िया कर रही है दैट इज तमिलनाडु, वहां पे ग्रोस एनरोलमेंट रेशो सबसे ज्यादा है। यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से देखा जाए तो इट इज चंडीगढ़। जनवरी 2024 के हिसाब से द ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इज 28.4 विथ तमिलनाडु at its best and Chandigarh best state and union territory Chandigarh। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे आगे आने वाली चीजें। ठीक है, so yeah, let's meet tomorrow and I hope today's lecture was again fruitful for you all. Thank you so much for joining. Have a good day. Bye.